नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है। दरअसल सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर बताया है कि राहुल गांधी ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें 10 से 12 सशस्त्र सीआरपीएफ कमांडो हर वक्त तैनात रहते हैं और जब भी राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो सुरक्षा टीम पहले से उस जगह का मुआयना करती है। लेकिन चिट्ठी के मुताबिक कई बार राहुल बिना बताए अपनी यात्राएं करते हैं और तय नियमों का पालन नहीं करते। सीआरपीएफ का कहना है कि यह चिट्ठी नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और पहले भी ऐसे पत्र भेजे जा चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसके टाइमिंग पर सवाल उठाया है और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि यह चिट्ठी ऐसे समय पर क्यों आई है जब राहुल गांधी चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आगे पूछा कि क्या सरकार राहुल गांधी की बातों से डर गई है। कांग्रेस का मानना है कि ये एक तरह से राहुल गांधी को डराने की कोशिश है। फिलहाल सीआरपीएफ ने इस चिट्ठी पर सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन मामला सियासी गर्माहट ले चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा 13 सितंबर को तय है, लेकिन उससे पहले ही राज्य के चुरांग चांदपुर शहर में तनाव बढ़ गया है। दरअसल गुरुवार रात को स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प तब हुई जब लोगों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर की जा रही सजावट को फाड़ने की कोशिश की। यह घटना चुरांग चांदपुर के पियरसन मुन इलाके में हुई है, जो बीएसएफ की सुविधा के पास है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर यहीं उतरने की उम्मीद है और उन्हें बीएसएफ कैंप से कार्यक्रम स्थल पीस ग्राउंड तक 5 किलोमीटर सड़क मार्ग से ले जाया जाएगा और इसी रास्ते को झंडों और कपड़ों से सजाया गया है, जिससे कुछ लोगों ने फाड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर करने में जुट गई। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक हालात पर देर रात तक काबू पा लिया गया और इस पूरे क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं, जिनमें पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल शामिल हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी की यात्रा मई 2023 में मणिपुर में शुरू हुए जातीय संघर्ष के बाद पहली है और शहर में इस दौरे को लेकर मिश्रित माहौल है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थानीय संगठनों से संपर्क में है ताकि दौरा शांतिपूर्ण हो सके। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। गरियाबंद जिले के मेनपुर इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ सामने आई है। दरअसल जैसे ही खुफिया एजेंसियों को मेनपुर के घने जंगलों में नक्सल गतिविधियों की पक्की सूचना मिली, वैसे ही 30 यूनिट एसटीएफ और सीआरपीएफ की कोबरा टीम तुरंत हरकत में आ गई और जंगल में ऑपरेशन शुरू कर दिया। जंगल में घुसते ही फोर्स और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी शुरू हो गई और अभी तक 10 नक्सलियों को मार गिराया गया है। मारे गए नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम है मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण उर्फ भास्कर का, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। बताया जा रहा है कि ये वो नक्सल सेंट्रल कमेटी का हिस्सा था, ओडिशा स्टेट कमेटी का सचिव और सीआरबी व ओएससी जैसे संगठनों से भी जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ 25 लाख का इनामी नक्सली प्रमोद भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। ऑपरेशन के दौरान 7 ऑटोमेटिक हथियार, भारी मात्रा में गोला बारूद और नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। अब इस पूरे अभियान की पुष्टि रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा और गरियाबंद एसपी निखिल रखेजा ने की है और सुरक्षा बलों के लिए ये हाल के वर्षों की सबसे बड़ी निर्णायक जीतों में से एक मानी जा रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और फोर्स पूरी तरीके से सतर्क है। इधर बीजापुर इलाके से भी एक और बड़ी सफलता की खबर आई है, जहां भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर मौके से गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। इस तरह से सिर्फ एक ही दिन में छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग जिलों गरियाबंद और बीजापुर में नक्सली मारे गए हैं और ये ऑपरेशन राज्य में नक्सल नेटवर्क को करारा झटका माना जा रहा है। फिलहाल सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस कामयाबी से जंगलों में छिपे नक्सलियों के हौसले पस्त होंगे और आने वाले दिनों में ऐसे ऑपरेशनों की रफ्तार और तेज होगी। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल श्री माता वैष्णो देवी यात्रा जो 26 अगस्त से अस्थायी रूप से रोक दी गई थी, वो अब 14 सितंबर को फिर से शुरू होने जा रही है। श्राइन बोर्ड ने शुक्रवार को बताया कि भारी बारिश, भूस्खलन की वजह से यात्रा को रोका गया था ताकि लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। ट्रैक पर कई जगह नुकसान हुआ था,
जिसकी मरम्मत और रखरखाव का काम अब पूरा कर लिया गया है। याद दिला दें, 26 अगस्त को अर्धकुमारी के इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन हुआ था, जिसमें 34 लोगों की जान चली गई थी और कई घायल भी हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर मृतक तीर्थ यात्री ही थे और इसके बाद से यात्रा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब लोग लगातार मांग कर रहे थे कि नवरात्र से पहले दोबारा यात्रा शुरू की जाए। अब जब 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में 14 तारीख से यात्रा का दोबारा शुरू होना श्रद्धालुओं और व्यापारियों दोनों के लिए राहत की बात है। श्राइन बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर मौसम फिर से बिगड़ता है तो हालात को देखकर आगे का फैसला लिया जाएगा। साथ ही श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की स्थिति और ताज़ा एडवाइजरी जरूर चेक कर लें। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 26 अगस्त की घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जो 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। और क्या कुछ सुविधा दे रही है गवर्नमेंट, कैसे यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा, और जबकि इतनी बड़ा हादसा होता है उसके बाद यात्रा को दोबारा शुरू किया गया है। और मनोज सिन्हा ने भी बोला है कि ये यात्रा ठीक से कराई जाएगी, श्रद्धालुओं का ख्याल रखा जाएगा। और हमारे साथ इस खबर में ज़्यादा जुड़े हमारे संवाददाता जावेद से बात करते हैं कि क्या अपडेट है। जावेद, यात्रा दोबारा शुरू की जा रही है नवरात्रों में, क्या अपडेट है? यात्रा में क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी श्रद्धालुओं को? जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पे जो 25 अगस्त से जो मौसम में जिस तरह से जो तब्दीली पैदा हो गई थी, सैलाब आ गया था, उसके बाद जिस तरह से जो पहाड़ गिर गए थे जिसमें कई श्रद्धालुओं की मौत भी वाक़या हुई थी, तो उसके बाद अब इस महीने की 14 तारीख से एक बार फिर श्रद्धालुओं का यहाँ पे जो सिलसिला है वो एक बार फिर शुरू हो जाएगा। पूरी तरह से वहाँ पे हतमी शक्ल दी गई है इंतजामात को, और ये भी बताया गया है कि वहाँ पे पूरी तरह से क्लियरेंस हासिल हुई है। जो वहाँ पे जो श्राइन बोर्ड अथॉरिटीज है उन्होंने भी वहाँ पे क्लियरेंस फराहम की है। और ये भी बता दें कि वहाँ पे जिस तरह से श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद यहाँ पे जाने की ख्वाहिशमंद है, और पूरी तरह से इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। और वाज़ेह रहे कि जिस तरह से वहाँ पे जो सीईओ है जो इस श्राइन बोर्ड के, उन्होंने पूरी तरह से सरकार को भी ये हिदायत दी है कि वहाँ पे पूरी तरह से अब तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। जो रास्ते खराब हो गए थे उन पर भी मरम्मत का काम शुरुआत से शुरू किया गया है, और उनको पक्का बनाने के लिए वहाँ पे हर मुमकिन इंतजामात किए गए हैं। और जिस तरह से श्रद्धालुओं में भी एक खुशी की लहर और उम्मीद पैदा हो गई है कि वो एक बार फिर माता वैष्णो देवी के टेम्पल जो दर्शन के लिए जाएंगे। और साथ ही साथ जहाँ पे भी फ्लड के दौरान वहाँ पे तबाही हुई थी, वो पूरी तरह से वो ढांचे को एक बार फिर काबिल आमद रफ्त के लिए बनाया गया है। जी जावेद, आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, आईएमडी के आगे क्या दिशा निर्देश हैं? देखिए, जिस तरह से यहाँ पे जो आईएमडी की तरफ से जो प्रेडिक्शन जारी हुई है, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे 13 तारीख से 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक फिर मौसम में तब्दीली आएगी, फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पे हल्की हल्की बारिशें होगी। जिस कदर यहाँ पे 25 तारीख को बारिश हुई थी, उस अंदाज में यहाँ पे न बाढ़ आ सकती है, न ज्यादा बारिशें हो सकती है। फिर भी उन्होंने यहाँ के जो पूरी तरह से जो प्रशासन है उनको अलर्ट रहने के लिए यहाँ पे कहा गया है। साथ ही साथ जो इंतजामिया है, खासकर जितने भी जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनको यहाँ पे मुतहरक रहने के लिए हिदायत दी गई है। जी मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है? जी, वो पूरी तरह से वो बार बार लगातार वो मीटिंग्स का यहाँ पे एहतमाम करते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, मीटिंग्स का जायजा लेते हैं। और साथ ही साथ वो यहाँ पे जो मुमकिन जो कंसर्न जो वहाँ पे जो मेंबरान होते हैं, जो अफसरान होते हैं, लगातार उनके साथ मीटिंग्स लेते हैं, ताकि यहाँ पे खुश उसलूबी के साथ जो श्रद्धालु है वो जाते हैं हंसते हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ वहाँ पे जाए और वहाँ पे माता वैष्णो देवी का दर्शन करे। जी बहुत धन्यवाद जावेद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता जावेद, जो बता रहे थे नवरात्रों में ये यात्रा शुरू होने की खुशी में श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित हैं और इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। देश की 2 बड़ी अदालतों को आज बम की धमकी ने हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई। मेल मिलते ही कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया और सभी जजों, वकीलों और कर्मचारियों को बाहर भेजा गया, जिसके बाद बम स्क्वाड ने इलाके की गहन तलाशी ली। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बाद में डीसीपी ने साफ किया कि यह धमकी सिर्फ अफवाह थी, लेकिन थ्रेट मेल की जांच अभी जारी है। उधर इसी तरह की एक धमकी बॉम्बे हाई कोर्ट को भी मिली है। वहां भी एक मेल में कोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। खतरे को गंभीर मानते हुए कोर्ट को तुरंत खाली कराया गया और बॉम्ब स्क्वाड वहां तुरंत पहुंचा।
पूरी जांच और तलाशी के बाद साफ हुआ कि यह भी एक झूठी धमकी थी। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ देर के लिए कामकाज रोका गया था, लेकिन अब वहां फिर से कामकाज शुरू हो गया है। इन दोनों धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है और अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि मेल किसने और क्यों भेजे। फिलहाल दोनों जगह माहौल सामान्य है, लेकिन सतर्कता बरकरार है। दिल दिलाने देने वाली घटना है। ये फर्जी ईमेल आज की नई बात नहीं है, कई और समय से ऐसी ईमेल भेजी जा रही हैं और इस बार जो है दिल्ली हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट को ये धमकी भरा मेल आया था। और इस पे ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मुरारी जुड़ गए हैं। मुरारी, दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट को धमकी भरा मेल मिला और क्या कुछ रहा उस मेल में, किसने वो मेल को भेजा, कुछ जानकारी है तो बताइए। आलोक भी देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाया कि उस मेल ने किसने मेल किया था। उसे लेकर के साइबर सेल के अलावा अन्य एजेंसियां और जांच कर रही हैं। मेल भरा धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर को खाली कराया, जहां लगभग 1000 से ज्यादा जो लोग हैं वो कर्मचारी से लेकर वकील और जिन लोगों की सुनवाई थी उन्हें स्थगित किया गया है। मामले की बड़ी गंभीरता लेकर के घटना स्थल पर पुलिस पहुंची, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु न तो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। इस मेल को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी मुरारी, ये अदालत होती है जहाँ जमानत के लिए भी अर्जी लगाई जाती है और जब ऐसी हालात पैदा हो जाते हैं कि कोर्ट को स्थगित कर दिया जाता है, सुनवाई को स्थगित कर दिया जाता है, तो इससे उन लोगों पे गहरा असर होता है। और इसको लेके वहाँ के पुलिस अधिकारी का कोई बयान आया है? देखिए, साफ तौर पर पुलिस कर्मियों का ये कहना था कि यहाँ पर स्थिति खराब है, धमकी भरा मेल आया हुआ है, इसलिए परिसर खाली कराया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि इसके पीछे कौन है, इसका क्या उद्देश्य है, ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे पहले हमें सुरक्षित होना जरूरी है। इसलिए पूरे बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर को कह सकते हैं कि खाली कराया गया है। डॉग स्पॉट के अलावा एटीएस की टीम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, कहीं कोई अपनी घटना न घटे, इसलिए लोगों को सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी, हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो मेल भेजा गया है वो जांच का विषय, पुलिस पता लगाने में लगी हुई है कि किसने ये मेल भेजा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज बिल्कुल नए अंदाज में नजर आए। लखनऊ स्थित सपा कार्यकाल में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उनके सिर पर सिखों वाली लाल पगड़ी बंधी हुई थी। ये पगड़ी उन्हें सिख समाज के लोगों ने उस वक्त पहनाई जब किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले परिवारों को सम्मानित किया जा रहा था। अखिलेश ने कहा, लाल पगड़ी खुशी के समय पहनाई जाती है और अब सपा सरकार बनने वाली है, इसलिए खुशी आने की निशानी है। इसके साथ ही अखिलेश ने योगी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वहां बाबा ने कब्जा कर रखा है, जो इशारा सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर तंज कसते हुए कहा कि जो डपट खाकर काम करे वही डिप्टी सीएम होता है। आगे अस्पतालों की हालत गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि कर्नलगंज की पीएससी में तो शौचालय में डिलीवरी हो रही है और बेबी रानी मौर्य को लेकर बोले कि उनका जानबूझकर अपमान कराया जा रहा है। अखिलेश ने यूपी को करप्शन, किडनैप और डिजिटल अरेस्ट में सबसे आगे बताया। साथ ही कहा कि सबसे ज्यादा लोग सीएम आवास के बाहर जहर खाकर मर रहे हैं। अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सोना खरीद लो वरना दिवाली तक 2 लाख का हो जाएगा। बीजेपी की तरह निवेश करो और मुनाफा पाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है और कोई एक घटना नहीं है। गुजरात के बाद शायद सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहाँ बैठ करके आपके बीच में समय समय पे कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। और न केवल निंदा करनी चाहिए इस घटना की, बल्कि इस घटना के पीछे कौन है, इस तरह के काम करने के तरीकों को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन लोग हैं जो पीछे बैठ करके बढ़ावा दे रहे हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से पहले एनएसयूआई ने अपना नया मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। इस मैनिफेस्टो लॉन्च प्रोग्राम में एनएसयूआई के चारों पदों के उम्मीदवार मौजूद थे। साथ ही डीपीसीसी अध्यक्ष देवेंद्र यादव, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। एनएसयूआई ने कहा कि इस बार चुनावी अभियान सिर्फ वोट जीतने के लिए नहीं बल्कि छात्रों की असली जरूरतों को पूरा करने के लिए है। मैनिफेस्टो में हॉस्टल की सही व्यवस्था, शिक्षा के खर्चों में पारदर्शिता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे खास तौर पर उठाए जाएंगे। छात्र राजनीति में बदलाव लाने की बात भी कही गई है। वरुण चौधरी ने कहा कि छात्रों को पढ़ाई लिखाई, रसोई, सफाई, सामान्य कमरा, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। रागिनी नायक ने दोहराया कि शिक्षा सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि सच्चे कामों से होनी चाहिए। और देवेंद्र यादव ने छात्रों से अपील की कि वे इस मैनिफेस्टो को पढ़ें और समझें कि एनएसयूआई क्या वादे कर रही है। एनएसयूआई ने यह भी कहा कि इस बार उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहिए। उनका दावा है कि मैनिफेस्टो छात्रों की आवाज को बुलंद करेगा। अगले हफ्तों में एनएसयूआई इस मैनिफेस्टो को कैंपस के हर कोने में पहुंचा देगी ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र जान सकें कि उनकी उम्मीदें किस तरह से इस पैनल से जुड़ी हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।